हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया है। चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन का जो हम टॉपिक कर रहे थे वहां पे हम 5 एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो 5 एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 की थी, वो आपकी थी टाइम रिगार्डिंग, कि जहां पे आपके पास एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल के रिजर्व एंड सरप्लसेस या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ना अवेलेबल हो तो फिर हम वहां पे टाइम एडजस्टमेंट लगा के बैलेंसेस पर अराइव होते हैं। फिर दूसरी एडजस्टमेंट हमने की थी एबनॉर्मल आइटम की। हम अजम्पशन लेते हैं कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली एक्रू अराइज हुआ होगा, बट ये हमेशा नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपके पास सम एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं, लाइक कोई एबनॉर्मली कोई लॉस हो गया या कोई गेन हो गया, तो हम उसे एडजस्ट करते हैं एंड देन जो हमारे पास अमाउंट आता है हम उस पर टाइम एडजस्टमेंट लगाते हैं। नंबर थर्ड, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है हमारे पास डिविडेंड का पॉइंट जो है वो डील करते हैं कि जहां पे हमारे पास डिविडेंड रिसीव होता है प्री एक्विजिशन पीरियड का, तो हम उसे भी एडजस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने रिवैल्यूएशन के पॉइंट को समझा था एंड पांचवे में कल हमने लास्ट क्लास में जो समझा था वो था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। अब लास्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बोनस इशू। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर के लेवल के हिसाब से ये एडजस्टमेंट्स मोर देन सफिशिएंट है। इनसे बियॉन्ड आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो हमारी लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो बोनस इशू की है कि कई बार हमारे कंट्रोल एक्वायर करने के बाद सब्सिडरी बोनस इशू कर देती है, तो वहां पे 2-3 पॉइंट बन सकते हैं। नहीं, वैसे इसका ट्रीटमेंट अगर आपको मैं बताऊं तो मोर और लेस हम वैसा ही करते हैं जैसा हम एडजस्टमेंट नंबर 3 में करते थे। आप वो समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट इसकी मोर और लेस जो एओपी पे इंपैक्ट होती है वो वैसी ही रहती है जैसे एडजस्टमेंट नंबर 3 की हुई थी। बस यहाँ पे एक दो पॉइंट कई बार एडिशनली हमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं, जो मैंने इस एक ही एग्जांपल में जो है ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, सो दैट हम उन 2-3 मुद्दों को डिस्कस कर सके आराम से। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 का। मैंने एग्जांपल नंबर 17 आपके सामने ओपन कर रखा है। इसमें आपको सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 6 नहीं मिलेगी, कुछ पहले की एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 हम पढ़ के आए हैं वो भी यहाँ पे एडेड है। तो देखिए कैसे किया जाएगा ऐसे केसेस में क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 17। देखिए क्या है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 60,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को आपने यानी कि एच ने 60,000 शेयर एक्वायर किए 15 रुपए पर शेयर। अब देखिए मैंने इस बार इंफॉर्मेशन को बदला है। यूजुअली क्वेश्चन में परसेंटेज क्या है आपकी होल्डिंग की वो गिवन होती है 60 70 80, बट कई बार क्वेश्चन में आपको होल्डिंग परसेंटेज देने की बजाय नंबर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं कि आपके पास कितने शेयर्स हैं सब्सिडरी के। चलिए आगे देखिए, अगर आप एस के बैलेंसेस देखोगे तो 1/4 को आपकी क्या ओपनिंग कैपिटल थी ये आपको नहीं बता रखी, बट क्लोजिंग कैपिटल है 15 लाख रुपए जहां पे 10 रुपए का एक शेयर है फेस वैल्यू। तो अगर 15 लाख की कैपिटल है एंड 10 रुपए का एक शेयर है तो आप कहोगे सर ये तो 1.5 लाख शेयर हुए। अगर आपके पास 15 लाख की कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का है तो 1.5 लाख शेयर बने, एंड आउट ऑफ दैट 1.5 लाख शेयर्स हमारे पास 60,000 है। तो कहोगे सर ये तो 40% बना, दैट मीन्स हमारे पास तो कंट्रोल ही नहीं है, फिर ये कैसा क्वेश्चन। तो देखिए आपने एक्विजिशन किया है 1 अक्टूबर को और ये बैलेंस है आपका 31 मार्च 24 का, यानी कि ईयर एंड पर। ऐसा पॉसिबल है कि 1 अक्टूबर के बाद नया शेयर इशू हुआ हो, लाइक बोनस आया हो, तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में होगी। अदरवाइज अगर आपके पास 40% अगर शेयर है तो फिर सब्सिडरी वहां पे बनेगी नहीं, तो फिर अमलगमेशन कंसोलिडेशन का जो सब्सिडरी का कंसोलिडेशन का मुद्दा है वो अराइज ही नहीं होगा। तो चलिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन में देखते हैं। आगे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जनरल रिजर्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग। आप देख सकते हो फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख थी, क्लोजिंग में 160 हो गई। इसका मतलब फर्नीचर पे आपको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। चलिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है एच लिमिटेड के ईयर एंड के, सो दैट आप कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का भी बैलेंस निकाल सको। आगे क्या बताया, देयर वाज ए एबनॉर्मल इनकम ऑफ 50,000 और 15 जून 2023 ड्यूरिंग द ईयर एक एबनॉर्मल इनकम भी हुई है, तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने कहा कि एस ने बोनस इशू किया है,
एस ने बोनस इशू किया है। बोनस का रेशियो क्या है सर? 1 फॉर एवरी 2। हर दो शेयर के बदले एक शेयर कंपनी ने बोनस इशू किया है। क्या वो हमें भी मिला होगा? द आंसर इज यस। एंड बोनस इशू है 30 अक्टूबर। तो आप देख सकते हो आपने शेयर एक्वायर किए थे 1 अक्टूबर को, तो ये जो आपके पास 60,000 शेयर है वो बिफोर बोनस है। ये जो 60,000 शेयर है वो बिफोर बोनस है। तो क्या सर हमें भी हर दो के बदले एक शेयर बोनस में मिला होगा? द आंसर इज यस। ठीक है, चल आगे देखेंगे इसको कैसे डील किया जाएगा। देन कहा गया कि आपकी फर्नीचर की एफएमवी 1 अक्टूबर को 2,25,000 रुपए थी। एंड लास्टली 23-24 में एच ने गुड्स बेचे हैं 3 लाख के 25% प्रॉफिट पे। 1/3 ऑफ सच गुड्स इज स्टिल लाइंग विद द एस लिमिटेड। अभी 1/3 माल अभी भी एस के पास उसमें से बाकी है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमें वही 3 चीजें निकालनी है, बस इस बार मैंने बोनस का एक नया पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है एओपी बनाने से भी पहले हमें जो चीज करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी वो देखिए। देखिए यहां पे मुझे एओपी बनानी है नो डाउट, बट एओपी से पहले मैं एक चीज कैलकुलेट करूंगा, वो है मेरी होल्डिंग। तो मैं यहां पे पहले कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग। देखिए शेयर्स मैंने एक्वायर कितने किए थे? अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए इस होल्डिंग को निकालने के। शेयर्स एक्वायर कितने किए थे मैंने इनिशियली? 60,000 शेयर्स। तो मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताता हूं जिससे आप होल्डिंग निकाल सकते हो। आपको जो भी सिंपल लगे आप लगा सकते हो। ठीक है, दो मेथड है। पहला तरीका, आपने 60,000 शेयर एक्वायर किए थे 1 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को बोनस इशू आया और बोनस ने कहा कि हर दो के बदले एक शेयर बोनस दिया जाएगा। तो आपको क्या बोनस मिला होगा? अगर मैं बात करूं होल्डिंग की तो वहां पे उसे 60,000 शेयर पे हर दो के बदले एक यानी कि 30,000 शेयर बोनस में मिले होंगे। तो इसका मतलब टोटल जो हो गया आपके पास वो 90,000 शेयर्स हो गए। आपके पास जो टोटल हो गए वो हो गए 90,000 शेयर्स। अब ये 90,000 शेयर्स हैं आपके पास एज ऑन 31 मार्च 2024। बोनस इशू के बाद आपके पास 90,000 शेयर हो गए। तो अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। टोटल 90,000 शेयर है आपके पास, जबकि कंपनी के टोटल शेयर है 1.5 लाख। तो इसका मतलब आपके पास 60% होल्डिंग है। दैट मीन्स आपके पास कंट्रोल है। ये पहला तरीका था आपके कंट्रोल को कैलकुलेट करने का या आपकी परसेंटेज होल्डिंग को निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आज कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर है। आज कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर है, बट ये 1.5 लाख शेयर आफ्टर इशू ऑफ बोनस है, बोनस के बाद है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि कंपनी ने एक शेयर बोनस का दिया है ऑन एवरी 2। तो इसका मतलब 2 शेयर थे कंपनी पे, एक फ्री का दे दिया, तो यानी कि अब 3 शेयर हो गए हैं। ये आफ्टर बोनस है। मुझे देखना है बिफोर बोनस की सिचुएशन, यानी कि 2 की वैल्यू क्या थी। तो ये अपने आप में 3 को रिप्रेजेंट करे तो 2 की वैल्यू होगी सर 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। ये भी एक और तरीका है जिसमें हमने देखा कि कंपनी के बोनस से पहले क्या शेयर थे, 1 लाख। तो अगर कंपनी के पास बोनस से पहले 1 लाख शेयर थे, उसमें 60,000 हमारे पास थे, तो अगेन ये भी आपका 60% बन के आ जाएगा। ठीक है, इन एनी केस जो भी आपको तरीका सही लगे आप वो भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब हमने ये निकाल लिया है कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के 60% शेयर है। तो अब हम हमारे मेन काम की तरफ जो है वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेन चीज जो निकालनी थी पहले ये देखना जरूरी था कि कितनी होल्डिंग अल्टीमेटली जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उनके पास है। तो अब हमारा वही मेन काम शुरू करते हैं जो हमें हमेशा करना होता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहां पे हमारे पास प्री पीरियड है, पोस्ट पीरियड है और यहां पे टोटल है। अब यहां पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी है और जनरल रिजर्व का भी है। सिमिलर वे में यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस है और जनरल रिजर्व है। तो चलिए बैलेंसेस क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंसेस गिवन है, पीएनएल का आपके पास ओपनिंग बैलेंस 4.25 लाख है और क्लोजिंग 7.15। तो यहां पे
4/15 का ओपनिंग और क्लोजिंग है, सॉरी 4/25 का ओपनिंग है, क्लोजिंग है 7/15 का। ऐसे ही अगर आप जनरल रिजर्व की बात करोगे तो जनरल रिजर्व में ओपनिंग में 5 लाख थे एंड देन क्लोजिंग में कंपनी के पास 1 लाख रुपए बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहां पे एडिशन को चेक करोगे तो यहां पे जो आपका एडिशन निकल के आ रहा है वो पीएनएल में 2,90,000 निकल के आ रहा है, पीएनएल में 2,90,000 निकल के आ रहा है, जबकि जनरल रिजर्व में आप देखोगे तो सर यहां पे हमारा 4 लाख माइनस हुआ है बैलेंस, 5 लाख से कम होके 1 लाख हो गया। चलिए तो यहां पे हम बैलेंसेस अगर देखेंगे तो ये बनेगा 9,25,000, फिर ये हो गया 2,90,000, फिर ये हो गया 4 लाख माइनस का। तो यहां पे मैंने मेरा एक बार बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब आगे की एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका कोई डिविडेंड के जो है एडजस्टमेंट नहीं है। जैसा हम हर क्वेश्चन में करते थे कि डिविडेंड बटा है वो आपके पोस्ट पीरियड में माइनस दिख रखा है, बट एक्चुअल में वो प्री के प्रॉफिट में से बटा होता है, तो हम उसे वापस जोड़ते थे पोस्ट में और प्री में ऐड करते थे। ठीक है, यही सेम चीज इस बार भी हमें करनी है, बट इस बार हमें वो चीज बोनस इशू के लिए करनी है। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपने बोनस इशू किया है 1 फॉर एवरी 2, हर एक के बदले 2। तो जैसा मैंने अभी निकाला, कंपनी के 60,000 शेयर जब हमारे पास थे तो 60% हिस्सा था, तो कंपनी के टोटल शेयर है 1 लाख बिफोर बोनस, यानी कि मैं कहूं तो ओपनिंग कैपिटल कंपनी की 1 लाख शेयर थी 10 रुपए वाले, यानी कि 10 लाख रुपए। अब तो 10 लाख पे आपने 1 फॉर एवरी 2 के हिसाब से बोनस इशू किया, दैट मीन्स 5 लाख रुपए का आपने बोनस इशू किया। और क्वेश्चन ने बोला है वो कहां से किया गया, जनरल रिजर्व। तो अगर मैं आपको सेम जैसे हम डिविडेंड का पॉइंट एडजस्ट करते थे उसी टाइप से एक बार जैसे आपको विजुअलाइज करने के लिए जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाऊं, तो आप कहोगे सर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास रिजर्व में 5 लाख रुपए था और रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस सर हमारे पास 1 लाख बचा है, तो आप कहोगे सर 4 लाख रुपए निकल गए। मैं कहूंगा एक्चुअल में 4 नहीं निकले, पैसे 5 लाख निकले। सर वो कैसे, आपने जब बोनस इशू किया तो 10 लाख की कैपिटल पे हर 2 के बदले 1 इशू किया, मतलब 5 लाख की नई कैपिटल बोनस के थ्रू आई। एंड जब भी बोनस इशू करते हैं तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यानी कि यहां पे आपका डेबिट होना चाहिए टू शेयर कैपिटल, आपने जो शेयर कैपिटल इशू की है उसके नाम का डेबिट होना चाहिए कितने रुपए से, 5 लाख। तो इसका मतलब सर एडिशन हुआ है बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए का एडिशन हुआ है, 1 लाख का। बट अगेन ये 1 लाख आपको नहीं दिख रहा, आप सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग को देखोगे तो आपको दिखेगा 4 लाख कम हुए। वो एक्चुअल में इसलिए दिख रहा है बिकॉज क्रेडिट का 1 लाख और डेबिट का 5 लाख वो दोनों सेट ऑफ हो गए। सेम प्रोविजन जो हम डिविडेंड में करते थे एग्जैक्टली सेम वही चीज हो रही है यहाँ पे भी। तो नेट ऑफ होने की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें दिख रहा है कि 4 लाख कम हुए हैं, जबकि मैं आपसे कहता हूं 4 लाख कम नहीं हुए हैं, कम 5 लाख हुए हैं और 1 लाख का एडिशन हुआ है। तो सर वो कैसे शो किया जाए, सेम वही तरीका जैसे डिविडेंड में करते थे। जो आपका बोनस बटा है वो आपको दिख रहा है कि वो पोस्ट में से माइनस हो गया, जबकि बोनस इश्यू अगर हुआ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपने प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट का इस्तेमाल किया होगा, अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्री के प्रॉफिट का आपने इस्तेमाल किया है। तो ये 5 लाख रुपए अगेन जैसे डिविडेंड में किया करते थे पोस्ट पीरियड में ऐड कर दिया जाएगा एंड प्री पीरियड में इसे माइनस कर दिया जाएगा बिकॉज प्रॉफिट को आपने बांटा है। इसके बाद सर जैसे हम एबनॉर्मल गेन का करते थे ट्रीटमेंट, अगेन वही सेम करना है। 50,000 की एक इनकम वो ऑलरेडी प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, तो हम उसे एक बार माइनस कर देते हैं सो दैट जब हम टाइम एडजस्टमेंट लगाएं तो वो सही तरीके से लग सके। तो ये मैंने कर दिया माइनस। चलिए अब यहां पे हम बैलेंसेस निकाल लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे 1 लाख प्लस का हो गया जो एडिशन साल के दौरान हुआ, ये माइनस होके नेट में 240 बचेगा। एंड फाइनली अगर आप यहां पे निकालोगे तो 9,25,000 में से 5 लाख आपके माइनस होके 4,25,000 का ये बैलेंस बच जाएगा। अब आप यहां पे टाइम एडजस्टमेंट लगा सकते हो, तो हम हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पास करते हैं टाइम एडजस्टमेंट।
अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन वैसे का वैसे होगा जैसे हम करते आए हैं, कोई फर्क नहीं बचा, सिर्फ एक बोनस का पॉइंट था। और अगर मैं आपको सही मायने में कहूं तो बोनस भी कुछ नया नहीं है, जैसा आप डिविडेंड ट्रीट करते थे सेम वैसे ही हमने किया। ठीक है, अगेन अजम्पशन वही ली गई है कि बोनस जो बटा है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से बटा है। एक दो बार क्वेश्चन आए हैं तब आईसीआई ने ऐसे भी बोल दिया कि पोस्ट में से प्रॉफिट जो है बोनस बांटा गया। ऐसे केसेस में अगर पोस्ट में से बांटा गया तो फिर आपको जो है वहां पे सिर्फ एक बार उसे एड बैक करना है पोस्ट पीरियड में, सो दैट आप टाइम एडजस्टमेंट लगा सको एंड देन अगेन उसे पोस्ट में से ही आप माइनस कर देते हो। ठीक है, चलो तो यहां पे अब आपके पास सही मायने में देखा जाए तो टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट प्री का था। तो यहां से आप देख सकते हो 1/20, सॉरी टाइम क्या है आपका एक्विजिशन का, 1 अक्टूबर है। चलिए ठीक है, तो मिड ऑफ द ईयर ही है तो 6 महीने के हिसाब से करेंगे हम। तो यहाँ पे 1/20 माइनस होगा बिकॉज एकदम मिड ऑफ द ईयर ही है, और यहां से 50,000 माइनस होगा, और ये दोनों आपके प्री पीरियड में जोड़ दिए जाएंगे बिकॉज 1 अक्टूबर से पहले का प्रॉफिट है। चलिए, अब साथ ही में आपका जो एबनॉर्मल गेन है आप उसे भी ट्रीट कर सकते हो, वो एक इनकम है तो उसे आपको शो करना ही पड़ेगा। टेम्परेरी हटाते हैं ताकि टाइम एडजस्टमेंट सही लग सके। तो आप देख सकते हो जो हमारा गेन हुआ है वो 15 जून को हुआ है आफ्टर एक्विजिशन। कब हुआ है ये? 15 जून को आफ्टर एक्विजिशन, सॉरी बिफोर एक्विजिशन है बिकॉज एक्विजिशन 1 अक्टूबर को हुआ था, तो ये बिफोर एक्विजिशन है तो इसे प्री पीरियड में हम ऐड कर देंगे, प्री पीरियड में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे बैलेंसेस फिर से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैलेंसेस निकल के आएंगे, यहाँ 50,000 निकल के आएगा, यहाँ 1,20,000, और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो बन गया 6,45,000। तो यहां पे हमने हमारे बैलेंसेस निकाल लिए, बट अभी हमने जो एडजस्टमेंट नंबर 4 थी रिवैल्यूएशन की वो अभी नहीं की है। तो चलिए अब रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है फर्नीचर की फेयर वैल्यू 1 अक्टूबर को 225 थी, तो जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कुछ अलग नहीं करना, रिवैल्यूएशन का पॉइंट हमें डील करना है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक एडवोकेट स्पेस छोड़ने के बाद रिवैल्यूएशन का वर्किंग नोट बना दिया। रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन, तो सबसे पहले सर हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। तो एफएमवी ऑफ फर्नीचर कब? 1 अक्टूबर 23 को। क्वेश्चन में गिवन है वो 2,25,000, तो ये 225 आपको ऑलरेडी गिवन है। और क्या है सर? हमें बुक वैल्यू भी चाहिए कि सेम डेट पे, यस और नो? यस, 1 अक्टूबर 2023 की बुक वैल्यू निकालिए। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख रुपए का, यस 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 20% डेप्रिसिएशन लगना है बट 6 महीने का, बिकॉज हमें 30 सितंबर तक ही लगाना है। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो ये 20,000 का लगेगा, जिससे ये वैल्यू हो जाएगी 180। इसका मतलब 225 का प्लांट या फर्नीचर उस दिन था और उसकी बुक वैल्यू 180 थी, तो रिवैल्यूएशन गेन हो गया यहाँ पे हमारे पास कितने रुपए का? 45,000 रुपीज। 45,000 का हमारे पास गेन आ गया रिवैल्यूएशन का। सर गेन होता है तो एक नुकसान भी होता है, यस। किस चीज का नुकसान? डेप्रिसिएशन। आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो कम था, अब ज्यादा लगना चाहिए था, तो वो कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज, क्या डेप्रिसिएशन लगाया गया? तो आप कहोगे सर 40,000 का डेप्रिसिएशन हमने एक्चुअल में लगाया है 2 लाख के ऊपर 20%, बट क्या लगना चाहिए था? शुड हैव बीन चार्ज्ड, क्या लगना चाहिए था? तो आप कहोगे सर 2 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 6 महीने का, एंड देन वो रीवैल्यू हो गया, और रीवैल्यू होके नई वैल्यू 2,25,000 बनी, अगेन उस पे 20%, अगेन फिर से 6 महीने का। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन बनता है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 2 लाख पे 20% फॉर 6 मंथ 20,000 बनता है, और 225 पे 20%
और 6 मंथ 22,500, यानी कि 42,500 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन बनना चाहिए था, जबकि आपने 40 ही लगाया। तो एडिशनल एक्सपेंस आपको बुक करना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंस जो आपको बुक में शो करना पड़ेगा, ये एक्सपेंस के तौर पर दिखाना पड़ेगा, वो है 2500 रुपीज। 2500 रुपए का एक एडिशनल एक्सपेंस आपको शो करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पे मैं कहूंगा 45,000 का रिवैल्यूएशन का गेन है और 2500 का एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो आपको यहाँ पे शो करना है। चलिए, तो अब आपको पता है ये कैसे ट्रीट किया जाता है। जो रिवैल्यूएशन का गेन होता है वो हमेशा प्री पीरियड का होता है और जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा पोस्ट का। चलो, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो गेन आया है हमारा 45,000 रुपीज एंड माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में 2500। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो हमारी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होने के बाद हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 सीखी थी, जहां अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट किया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे 3 लाख रुपए का सामान जो है वो 25% प्रॉफिट में बेचा गया है, ठीक है, और ये सामान एच ने बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट होल्डिंग ने कमाया है, ना कि सब्सिडरी ने। तो यानी कि सर सब्सिडरी का सारा काम हो गया, हमें उसके प्रॉफिट में से और कुछ नहीं एडजस्टमेंट करनी, तो अब आप फाइनल बैलेंसेस निकाल सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे तो 6,90,000 प्री का प्रॉफिट हो गया, यहां पे 1,17,500 हो गया और यहां पे 50,000 हो गया। अब यहां पे आप होल्डिंग और माइनॉरिटी का हिस्सा निकाल सकते हो। होल्डिंग के पास 60% हिस्सेदारी है और माइनॉरिटी वालों के पास 40%। तो आप इसका जो है शेयरिंग निकाल सकते हो। 690 का 60% दैट इज 4,14,000 और 690 का 40% यानी कि 2,76,000। सिमिलर वे में अगर आप यहां पे करोगे तो 30,000 और 20,000 और यहां पे 1,17,500 का 60% यानी कि 70,500 और यहां पे हो जाएगा आपका 47,000। तो इस टाइप से हमने बाइफर्केशन कर दिया होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में जो आपके बैलेंसेस आए उनका। तो क्या सर अब हमारा ये वाला काम हो गया? यस। तो अब हम हमारे लास्ट काम की तरफ चल सकते हैं, वो है आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकालना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। चलो वन बाय वन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सेकेंड जो चीज आपको निकालनी है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और थर्ड जो हमें चीज निकालनी होती है वो है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, तो आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने रुपए की है? 15 रुपए के हिसाब से आपने 60,000 शेयर खरीदे थे, दैट इज 9 लाख। बोनस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो वहां पे हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। माइनस इससे हमें मिला क्या? सर शेयर कैपिटल में हिस्सा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो आप शेयर कैपिटल लेते हो वो आपको क्लोजिंग कैपिटल लेनी होती है आफ्टर बोनस इशू। ऐसा क्यों सर? आपने तो कहा था कि हमें एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता है। यस, बट शेयर कैपिटल ही एक ऐसी चीज है जिसे हम लेटर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनसे निकालते हैं, बिकॉज हमें कैपिटल के लिहाज से लेटेस्ट वैल्यूज हमेशा लेनी होती है। तो इसका मतलब आपको 15 लाख का 60% लेना है, ठीक है, 15 लाख का 60%, जो कि पूरा का पूरा 9 लाख ही बनता है। ठीक है, आपने जो शेयर एक्वायर किए थे इनिशियली वो 60,000 शेयर एक्वायर किए थे 15 रुपए के हिसाब से 9 लाख के, और एक्चुअल में आपको जो कैपिटल में हिस्सा मिला वो भी 9 लाख बन गया। अब अगर आप देखोगे तो प्री प्रॉफिट में आपका हिस्सा ये रहा सर 4,14,000। ये एज इट इज जब आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट यही सेम बन जाएगा कैपिटल रिजर्व। आपने दिया कम है और आपको ज्यादा मिला है, तो 4,14,000 आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस हो गया। इससे आगे हमें निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे हम निकालते आए हैं वैसे ही निकाल सकते हैं। शेयर कैपिटल में हिस्सा, इन्हें भी क्लोजिंग कैपिटल में हिस्सा देखना होता है। तो 15 लाख का 40%
6 लाख रुपए प्लस आप ये तीनों चीजें जोड़ सकते हो बिकॉज ये तीनों ही माइनॉरिटी के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा जोड़ देता हूं 2,76,000 फ्री का प्रॉफिट है, प्लस पोस्ट में अगर आप देखोगे तो 47,000 भी इन्हें मिला है और इन्हें 20,000 का भी हिस्सा मिला है। तो टोटल मिला के आप यहाँ पे निकाल सकते हो 6 लाख प्लस 2,76,000 प्लस 47,000 प्लस 20,000 यानी कि 9,43,000। ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस आ गया, ठीक है। जैसा कि हमने हर बार निकालते थे वैसा ही निकाला है। तो आप देख सकते हो बोनस का अब यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे हमारी कैलकुलेशन थी वो एज इट इज जाती रहेगी। अब अगर कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे तो सबसे पहले पीएनएल आएगा, जहां पे हमें एच लिमिटेड का बैलेंस लेना होता है कि एच ने क्या कमा रखा है। तो आप देखोगे एच ने 625,900 ये ऑलरेडी अर्न कर रखे हैं, बट सर इसमें कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, यस और नो? यस। इस 625,900 में हमारे पास कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जिसे हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है सर? यहां पे अगर हम देखेंगे तो आपने 3 लाख रुपए का सामान 25% प्रॉफिट में, अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 3 लाख कॉस्ट है और 25% उस पर आपने अर्न किया है, तो दैट मीन्स आपने 3,75,000 में सामान बेचा जिसका 1/3 अभी भी एस के पास पड़ा है। इसका मतलब जो आपने 75,000 का प्रॉफिट कमाया है उसका 1/3 अभी भी स्टॉक में छिपा हुआ है, यानी कि 25,000 रुपए अभी भी आपकी स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है जिसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिंस एच ने माल बेचा था एस को, तो ये एच के प्रॉफिट में छिपा हुआ है, तो एच के प्रॉफिट में से 25,000 माइनस कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में डिविडेंड का पॉइंट है ही नहीं, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो हम अभी तक माइनस करते थे क्योंकि होल्डिंग उसे गलती से पीएनएल में क्रेडिट कर देती थी, इस बार वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सीधा बैलेंस आएगा 6,09,000 रुपए। उसके बाद एस से आपको क्या मिला? ये हमारे पास बैलेंस रेडिली अवेलेबल है 70,500, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा एंड फाइनली आपका जो बैलेंस आएगा 6,71,400, ठीक है। तो ये हमारे पास पीएनएल का बैलेंस आ गया। सिमिलर वे में कैपिटल रिजर्व एज इट इज उठ के आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला था, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 4,14,000 ये एज इट इज आ जाएगा। लास्टली जनरल रिजर्व का बैलेंस भी आप निकाल सकते हो, होल्डिंग ने और आपकी सब्सिडी से आपको क्या मिला वो दोनों का टोटल हो जाएगा। तो फाइनली आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस भी इस टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये थी एडजस्टमेंट नंबर 6। आई होप एडजस्टमेंट 6 आपको समझ में आ गई है। बोनस इशू जब भी होता है सिर्फ आपको जैसा आप डिविडेंड के लिए एडजस्टमेंट करते हो सेम वही एडजस्टमेंट एओपी में करनी होती है, उसके अलावा इसमें कुछ भी अलग से पॉइंट नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको अदर क्वेश्चन की जरूरत है, और वैसे भी बोनस का बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन पूछा भी जाए एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई हैं जो मुझे यहाँ पे करवानी थी कि क्या क्या एडजस्टमेंट जो है हमारे पास कंसोलिडेशन बनाते टाइम होती है। याद रखना एडजस्टमेंट्स और भी पॉसिबल है, बट हमारे इंटर के लेवल में जो जैसा मॉड्यूल आपका ड्राफ्ट किया गया है, जो कंटेंट कवर किया गया है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं और जो पास्ट में एग्जाम में कवर हुआ है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके बियॉन्ड कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मेरी जो 6 की 6 एडजस्टमेंट थी वो सारी पूरी हो गई है। अब हमें काम क्या करना है? अब हमें कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करना है जिसके अंदर हम इन सारी एडजस्टमेंट को या इनमें से 2-3 जितनी भी होगी उन सबको समझते हुए एक फुल फ्लेज बैलेंस शीट बनाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन ओपन कर दिया है। ये आपका आईसीआई का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं। इसमें हम जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होगी वो करेंगे एंड देन एक पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे ये समझने के लिए कि आखिर कंसोलिडेशन होता कैसे है। अभी तक क्या कर रहे थे सर हम? अभी तक हम सिर्फ वो 3 चीजें निकालना सीख रहे थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर क्या हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट समझने वाले हैं? यस। क्या हमें बैलेंस शीट के बहुत सारे क्वेश्चन समझने की जरूरत है? मैं कहूंगा नहीं। अगर आपने ये 3 चीजें निकालनी सीख ली है तो उसके बाद बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात जो आपको समझनी है कि यहाँ पे हम जो सब्सिडरी का कंसोलिडेशन करते हैं वो फुल मेथड से करते हैं, दैट मींस पूरी की पूरी बैलेंस शीट कंसोलिडेट होती है एंड आइटम बाय आइटम सब कुछ जोड़ा जाता है एक्सेप्ट सम आइटम जिनके लिए हम अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हमें समझना है। तो देखिए क्वेश्चन से ही समझते हैं पॉइंट्स को क्या है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपके आईसीआई के मॉड्यूल का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, चलो क्या गिवन है देखिए,
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडरी एस। दो एंटिटीज हैं, वन इज एच एंड अदर वन इज एस। आपको 31 मार्च को दोनों के बैलेंसेस गिवन है, दोनों की स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल्स गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। आपको उससे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलिए क्या गिवन है देखिए। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% share by H on 1 अप्रैल 2000। जिस दिन आपने एक्विजिशन किया उस दिन आपने 80% शेयर एक्वायर किए थे और आप देख सकते हो उसी दिन के बैलेंसेस आपको दे दिए। मतलब मुझे 1 अप्रैल को ही एक्विजिशन मैंने किया था और 1 अप्रैल को पीएनएल में क्या था, रिजर्व्स में क्या था, भाई वो बना के मेरे को दे भी दिया। तो जब अगर आपको ये चीज मिल जाएगी ना तो समझ जाना कि आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 खत्म हो चुकी है, अब वो नहीं हो सकती क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट का काम मेरा पूरा कर दिया उन्होंने, तो मेरे पास ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। आगे क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है फिक्स्ड एसेट्स की। आप देख सकते हो मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख है, फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000 है। एस को उन चीजों को रीवैल्यू करना पड़ेगा, मशीनरी 1.5 लाख पर और फर्नीचर 15,000 पर 1 अप्रैल को। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर। जब शेयर की कीमत निकाली गई तो मार्केट में आपकी जो कीमत देखी गई है वो मशीनरी की 1.5 लाख है और फर्नीचर की 15,000 है। एक और अच्छी बात, एडजस्टमेंट नंबर 4 में हमें बुक वैल्यू कंपेयर करनी होती थी एक्विजिशन डेट की मार्केट वैल्यू से। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि बुक वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है, मतलब मुझे वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी नहीं निकालना। जो 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का हम डेप्रिसिएशन निकालते थे सो दैट बुक वैल्यू पे अराइव हो सके एक्विजिशन की, वो भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा दे दिया गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन जो है वो आईसीए ने बना के दिया है। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दोनों चीजों का दे दिया गया है, तो वो भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब बस क्वेश्चन में और कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन, ना डिविडेंड का पॉइंट, ना आपका टाइम एडजस्टमेंट, ना आपका कोई यहाँ पे जो है एबनॉर्मल आइटम है, ना आपका बोनस इशू है, ना ही आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। दैट्स इट, सिंगल एडजस्टमेंट है। और आपको बैलेंस शीट दे दी गई है जिसके सहारे आप जो है कंसोलिडेशन कर सकते हो। क्वेश्चन जो है आपको नोट्स टू अकाउंट दे रहा है और नोट्स टू अकाउंट में आप देख सकते हो यहां पे अगर आप बैलेंस शीट देखोगे एच की, तो एच की बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि एच की बैलेंस शीट में पीपी है 4.5 लाख का और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की। तो अगर हम नीचे जाके देखेंगे ना कि अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आप देख सकते हो ये शेयर्स इन एस लिमिटेड भी गिवन है। 800 शेयर जो आपने 80% शेयर एक्वायर किए थे वो 200 रुपए के हिसाब से किए थे जिनकी वैल्यू है 160। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल चुकी है, इसके बाद तो आंसर शुरू हो जाता है और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब सर मेरा काम तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में। यस, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? यस, ये सेम क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है 10 नंबर में। ठीक है, जहां सिंगल एडजस्टमेंट आपको पास करनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत ही इजीली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिकॉज हमने काफी हाई लेवल तक के एग्जांपल्स को सॉल्व किया है जहां पे एक साथ 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट भी हम करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो सर कुछ भी नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 13 गिवन है मॉड्यूल का उसे। सर क्या इस क्वेश्चन में भी हम एओपी बनाएं? सिंस हमें टाइम एडजस्टमेंट वगैरह तो करनी नहीं है सर, एक ही तो एडजस्टमेंट है। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा एओपी बना लो बिकॉज वो एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक मैनर है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। हमें पता है उसमें कैसे चीजें एडजस्ट होती हैं, तो मैं अगेन आपको रेकमेंड करूंगा एडजस्टमेंट 1 हो 2 हो आप एओपी बनाओ। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे एओपी बनाऊंगा। यहां पे मेरे पास प्री का, पोस्ट का और टोटल, मैं सेम वैसे ही सारे प्रॉफिट लिखूंगा। ऑलरेडी मुझे यहां पे 2 चीजों का बैलेंस पता है, पीएनएल और जनरल रिजर्व। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पीएनएल और जनरल रिजर्व। देखो मैं फॉर्मेट में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, सेम उसी टाइप से फॉर्मेट बना रहा हूं ऑल्दो मुझे चीजें बैलेंसेस पहले से पता है। ठीक है, देखिए रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस 25,000 है और क्लोजिंग बैलेंस पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है। तो यहाँ पे बैलेंस है 15,000 और यहाँ पे बैलेंस है 25,000। क्या हमें क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए? द आंसर इज यस। तो चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ एस, एस की बैलेंस शीट, क्योंकि हमें एस का ही ओपी बनाना होता है। तो अगर आप एस की बैलेंस शीट में आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का
क्लोजिंग बैलेंस 75 हो गया है और P&L का क्लोजिंग बैलेंस 25 हो गया है। ठीक है, तो ये 75,000 और 25,000 भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता हो जिसमें आपके पास P&L या जनरल रिजर्व के बैलेंसेस ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस ना गिवन हो, तो क्या अजम्पशन लेनी होती है। अगर मैं बात करूं P&L की, तो लेट्स से आपको गिवन है कि P&L का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, क्लोजिंग 5 लाख है, तो आपको अगर ओपनिंग ना गिवन हो तो अज्यूम कर लेना ओपनिंग जीरो था। इन रिलेशन टू P&L आपको अज्यूम करना होता है कि ओपनिंग बैलेंस जीरो था, इसका मतलब 5 का 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया गया। सिमिलर वे में अगर जनरल रिजर्व की बात करूं तो लेट्स से आपको ओपनिंग गिवन नहीं है और क्लोजिंग गिवन है 2 लाख, यहां अजम्पशन उल्टी है। P&L में हमने माना था जीरो बैलेंस है, मतलब सब कुछ ड्यूरिंग द ईयर कमाया। जनरल रिजर्व में हम मानते हैं ये सारा का सारा ओपनिंग था, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं कमाया। ये अजम्पशंस आपको लेनी होती है और ये आपके नोट्स में लिखी भी हुई है। ठीक है, जब आप देखते हो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17th एग्जाम्पल था, इसके लास्ट में लिखा हुआ है अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो अज्यूम करना बैलेंस ऑफ P&L जीरो है ओपनिंग का, और ओपनिंग जनरल रिजर्व आपका इक्वल है क्लोजिंग जनरल रिजर्व के, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग था, मतलब साल में कोई भी एडिशन नहीं हुआ। ये तब अज्यूम करना है जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो। चलो, तो अब हमारे पास ये फिगर्स निकल के आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि P&L में 10,000 का एडिशन हुआ है और जनरल रिजर्व में 50,000 का। ठीक है, ये एडिशन आपके हुए हैं। तो यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो ये बनेगा 35,000, ये बनेगा 10,000 और ये बनेगा 50,000। कोई डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, रिवैल्यूएशन। चलो, तो फिर रिवैल्यूएशन के लिए हम नीचे हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट डील करते हैं। अगेन वैसे ही वर्किंग बना लेते हैं। देखो, प्रॉपर वर्किंग बना के काम करना बेटर रहता है, उससे आपके गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वर्किंग फॉर रिवैल्यूएशन, वर्किंग फॉर रिवैल्यूएशन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो एसेट्स गिवन है, एक प्लांट एंड मशीनरी है और एक फर्नीचर है। तो मैं एक साथ दोनों को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी और इसी के साथ में हम फर्नीचर को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ना मेरा काम बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ने फेयर मार्केट वैल्यू दे दी है एज ऑन 1/4/2000 की। ऑलरेडी जिस दिन मैंने एक्विजिशन किया उस दिन की फेयर वैल्यू आपको गिवन है। ये फेयर वैल्यूज हैं 1.5 लाख और 15,000, 1.5 लाख और 15,000। इवन मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू भी अवेलेबल है, बुक वैल्यू भी ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन में 1/4/2000 की। कितने कितने बुक वैल्यू गिवन है आप देख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी की 1 लाख है और जबकि फर्नीचर की 20,000 है। तो यहां पे हुआ 1 लाख और यहां पे हुआ आपका 20,000। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे कि यहां पे आपका गेन हो रहा है 50,000 का अपवर्ड, ये गेन हुआ है, और यहां पे आप देखोगे कि 5,000 का लॉस हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा है, उसे नीचे लेके आना पड़ेगा रिवैल्यू करके, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम है, उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों को अगर मैं नेट में देखूं तो मुझे यहाँ पे 45,000 का गेन हो रहा है, 45,000 का रिवैल्यूएशन का गेन हो रहा है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, गेन है, जो आप अपने प्री पीरियड में ऐड करते हो। बट सर जब जब हमारे पास रिवैल्यूएशन होता है तो हमें एक और काम करना होता है। क्या? वो हमें काम करना होता है डेप्रिसिएशन का। यहां पे वो कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। तो हम यहां पे हेडिंग बनाते हैं चेंजेस फॉर डेप्रिसिएशन, चेंजेस फॉर डेप्रिसिएशन। अगेन इसको भी हम एक साथ निकाल लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है और हमारे पास दूसरी चीज है फर्नीचर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज। सर हमने तो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। हमारे पास मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 1 लाख है, तो हमने 10% डेप्रिसिएशन जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है वो लगाया होगा, और फर्नीचर के 20,000 पे 15%। तो यहां हमने 10,000 लगाया होगा और यहां हमने 3,000। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या लगना चाहिए था? डेप्रिसिएशन शुड हैव चार्ज्ड या शुड हैव बीन चार्ज्ड। क्या लगना चाहिए था डेप्रिसिएशन?
तो आपको वैसा डेप्रिसिएशन लगना क्या चाहिए था, ये हम निकाल सकते हैं। आपको पहले ही दिन रिवैल्यू कर दिया था तो पूरे 1.5 लाख पर लगाना चाहिए था 10%, यानी कि 15,000 लगना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी पर। और सिमिलर वे में फर्नीचर को पहले ही दिन 15,000 पे हमने रिवैल्यू कर दिया था, तो 15% 15,000 का लगना चाहिए था, जो कि बन के आता है आपका 2250। तो आप देखोगे यहां पे 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा बनेगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनेगा, और यहां पे आप देख सकते हो 750 की सेविंग है, क्योंकि वहां पे आपकी वैल्यू डाउन गई थी तो वहां बचत होगी, डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए था, और जहां अपवर्ड वैल्यू हुई है वहां पे एक्स्ट्रा बर्डन बनता है। तो अगर आप नेट में देखोगे दोनों के, अगर आप नेट बैलेंसेस चेक करोगे तो 4250 रुपए का आपका 4250 रुपए का अमाउंट जो है वो आपका यहां पे एक्स्ट्रा बन रहा है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो ये एक एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा बर्डन है जो पोस्ट पीरियड में डाला जाएगा, और ये गेन है जो प्री में ऐड होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए, तो यहां पे 45,000 हम प्री पीरियड में ऐड कर देंगे, प्लस रीवैल्यूएशन गेन, ये 45,000 हमने प्री में ऐड कर दिया, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो पोस्ट में आपके पीएनएल में माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप नेट इंपैक्ट देख सकते हो क्या बैलेंसेस हमारे पास बचे हैं ये करने के बाद। तो यहां पे आप देखोगे 5750 50,000 एंड यहां पे आपका बैलेंस हो जाएगा 80,000। क्या हमारा काम हो गया? द आंसर इज यस। बस और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, और यूजुअली बस एक दो ही एडजस्टमेंट ऐसे ही पूछता है, बिकॉज 10 नंबर से बड़ा क्वेश्चन एक बार में दिया नहीं जाता है, तो वहां पे फिर एक दो एडजस्टमेंट हो पाती है, बिकॉज आपसे क्वेश्चन ने बैलेंस शीट भी डिमांड की है। तो सर यहाँ पे हम इसको बांट देते हैं होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कितना कितना आएगा? होल्डिंग के पास 80% हिस्सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बनेगा 64,000, ये बनेगा 16,000, सिमिलर वे में यहां बनेगा 40,000 और यहां बनेगा 10,000, और इस 5750 को भी हम बांट सकते हैं 80-20 के रेशियो में, तो ये बनेगा 4600 और ये बनेगा 1150। तो ये हमारा सारा जो अमाउंट है वो बट गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा वही काम शुरू हो जाता है, फिर से वो तीन चीजें निकालना। आई होप अब आपको वो चीजें बहुत आसान लगती होंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, एंड लास्टली हमें यहां पे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस भी कंप्यूट करना है। तीनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कितने रुपए की गई है। आप देखोगे यहाँ पे हमने एस के शेयर खरीदे। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऊपर अपफ्रंट क्वेश्चन में लिखी नहीं होती, जब फुल फ्लैश बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो आपको बैलेंस शीट के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है, माइनस हमें मिला क्या? सर सबसे पहले तो हमें शेयर कैपिटल में हिस्सा मिला। कितना हिस्सा मिला? आप देखोगे शेयर कैपिटल एस की, एच की नहीं देखनी, हमें एस की देखनी है। एस की कैपिटल 1 लाख है, इसमें हमारे पास 80% हिस्सा है, दैट इज 80,000। हमें प्री प्रॉफिट में भी हिस्सा मिला है, तो वो प्री के प्रॉफिट में जो हमें हिस्सा मिला है वो भी 80,000 ही है। सॉरी यहाँ पे 64,000 है, 80 टोटल है, 64,000 रुपए। तो आप देखोगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 16,000 रुपए बनता है, जो कि शो करता है कि आपके पास गुडविल आई है, 16,000 रुपए की गुडविल। ठीक है, निकल गया ये पॉइंट। चलो, अब आते हैं माइनॉरिटी पर। तो माइनॉरिटी को शेयर कैपिटल में हिस्सा मिलेगा। अगर 1 लाख की कैपिटल है तो उस 1 लाख में 80% हमारे पास है, तो 20% माइनॉरिटी का है, 20,000 रुपए। प्लस आप देख सकते हो ये 16,000 इन्हें प्री प्रॉफिट में हिस्सा मिला, प्लस ये 1150 भी इन्हें मिला है, और प्लस इन्हें ये 10,000 भी मिला है। तो टोटल मिला के आप चेक कर सकते हो जो माइनॉरिटी का अमाउंट बना है वो 20,000 प्लस 16,000 प्लस 1150 प्लस 10,000, यानी कि 47,150। अगर आप बैलेंस शीट से मैच करने जाओगे तो नहीं होगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन का पॉइंट आया है, आपको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब आपका सही अमाउंट निकलेगा। चलिए, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले पीएनएल का बैलेंस की बात करूं तो एच का पीएनएल कितना गिवन है?
होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखोगे पीएनएल का कोई भी बैलेंस अवेलेबल है। 1 लाख का बैलेंस है, 1 लाख रुपए होल्डिंग का है, प्लस उन्हें एस से क्या मिला, ये सर अभी हमने निकाला है 4600, तो कुल मिला के ये बन गया 1,04,600। सिमिलर वे में सर जनरल रिजर्व में भी आपके पास एच का बैलेंस अवेलेबल है। जनरल रिजर्व में एच का बैलेंस है 2 लाख रुपए, ये रहा 2 लाख रुपए एच की बैलेंस शीट में पड़े, प्लस एस से हमें क्या मिला सर, एस से हमें ये मिला है 40,000, ये अभी हमने निकाला था, तो ये भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो गया 240। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आया नहीं है, तो हमारे पास जनरल जो गुडविल आई है तो वो यहाँ पे ऐड नहीं करनी होती, तो आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो 1,04,600 प्लस 2,40,000, दैट मीन्स 3,44,600। ये बैलेंस आ गया कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये काम हमने हर क्वेश्चन में किया है, हर एग्जाम्पल में किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो क्या अब हम हमारे मेन काम पे चले, जो हमारा मेन काम है इस क्वेश्चन में जो करना, जो हम जिसको सीखने के लिए इस क्वेश्चन में आए हैं, यस, हमें बनानी है यहाँ पे बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब वो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो आपको शेड्यूल 3 में बनानी है कंपलसरी, बिकॉज कंसोलिडेशन जो होता है वो कंपनीज का होता है एंड कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 मैंडेटरी है, तो हमें शेड्यूल 3 फॉलो करना है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एच लिमिटेड की। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आएगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, आप कहोगे सर सबसे पहले हमारे पास आती है शेयर कैपिटल। अब याद रखना बैलेंस शीट के ऑलमोस्ट सारे आइटम वन बाय वन, ऑलमोस्ट सारे आइटम ऐड करने होते हैं, आपस में जोड़ने होते हैं। ठीक है, बस एक दो एक्सेप्शन है, और उसकी पहली एक्सेप्शन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिर्फ एच की कैपिटल दिखाई जाती है, बिकॉज एच के ही पैसे में से कुछ पैसा एस में गया है, तो उनकी कैपिटल वास्तव में कोई कैपिटल नहीं है। उनकी 1 लाख में से जो 80,000 की कैपिटल वो हमारे पास है, वो ऑलरेडी हमारी कैपिटल के थ्रू ही बनी है, तो सही मायने में कैपिटल वही है 6 लाख की। और जो बाहर वालों की 20% है वो हम माइनॉरिटी में जोड़ते हैं, तो यानी कि ये ध्यान रखना जब आप कैपिटल दिखाओगे तो यहां सिर्फ एच की कैपिटल दिखाई जाएगी जो कि 7 लाख है, सब्सिडरी की कैपिटल आपको यहां पे नहीं जोड़नी होती। ठीक है, चलिए दूसरा जो रिजर्व एंड सरप्लस है सर वो अभी हमने निकाला है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बोल लो या रिजर्व एंड सरप्लस बोल लो, सेम बैलेंस यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कितने बार निकाला है, तो आप बस बैलेंस देखिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए इसका अमाउंट। तो ये अमाउंट जो हमारा बना था, ये बना था 3,44,600, 3,44,600। तो ये एज इट इज हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 3,44,600। ठीक है, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा 3,44,600। तो ये काम हमारा पूरा, हमने जो है यहाँ पे कैपिटल लिख दी और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। सर अब दूसरा आप यहां पे लिखते हो पॉइंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पे दिखाया जाता है, बेसिकली हम सब्सिडरी को फुल कंसोलिडेशन बेसिस पे चलाते हैं, जहां पे सारे बैलेंसेस सब्सिडरी के हम कंसोलिडेट कर लेते हैं एंड हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारा है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा नहीं होता, उसे हम एज अ लायबिलिटी दिखा देते हैं कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, बट उसमें से कुछ किसी और को देना है, तो वो हमारी ग्रुप की एक लायबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू हमने निकाली थी 47,150, तो ये आप एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे 47,150, 47,150। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी उठानी होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप जाइएगा तो आप देखोगे यहाँ पे कोई करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ ट्रेड पेबल्स है। और ट्रेड पेबल्स और ट्रेड डेटर्स, डेटर्स में आपको ये ध्यान रखना है, कई बार म्यूचुअल ओविंग होती है, लाइक एच ने एस को माल बेचा था, एस ने एच को बेचा था, तो जो म्यूचुअल ओविंग्स होती है, म्यूचुअल डेट होते हैं, उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें ही लेना है, हमें ही देना है, तो उसे हम हटा ही देते हैं दोनों तरफ से।
बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रेडिटर्स लाइन बाय लाइन ऐसे जुड़ जाएंगे, 1,50,000 के होल्डिंग के हैं और 57,000 के सब्सिडरी के, तो एज इट इज जोड़ दो। तो अगर आप यहां पे बात करो करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स हैं। क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो कितने ट्रेड पेबल हुए हमारे पास? 1,50,000 एंड 57,000 यानी कि 2,07,000। बस लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं है, आपका टोटल आ जाएगा यहां पे। ये बन गया 11,98,750। ठीक है, इस तरफ का काम हमारा पूरा। अब आ जाइए एसेट साइड। अब एसेट साइड हमें क्या करना है? यहां भी सर एज इट इज ऐड करना होता है आपको कुछ भी अलग काम नहीं करना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन करंट एसेट्स, लाइन बाय लाइन यहां भी हम इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जोड़ना कैसे है? रीवैल्यूएशन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट का पॉइंट हमारे पास सामने आ जाता है, तो वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब मैं आपको विजुअलाइज करवाने के लिए इसी के अंदर लिख रहा हूं, बट नॉर्मली हम वो चीज नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास प्लांट या मशीनरी की बात थी उसके बैलेंस को चेक करते हैं। देखिए, जो आपके प्लांट एंड मशीनरी है दोनों ही बुक्स में, होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, वो एज इट इज कंबाइन होने होते हैं। लाइक मशीनरी है होल्डिंग की बुक्स में 3 लाख और सब्सिडरी में 90,000, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 लाख प्लस 90,000। लेकिन क्या हमने ड्यूरिंग द ईयर इस प्लांट को, इस मशीनरी को अपवर्ड वैल्यू भी किया है? द आंसर इज यस। तो चेक कीजिए कितना अपवर्ड वैल्यू हमने किया था। आप कहोगे सर हमने इसे, देखो नेट नहीं लेना, हमें इंडिविजुअल देखना है दोनों को। तो मशीनरी को हमने अपवर्ड वैल्यू किया था सर 50,000 रुपए से, लेकिन साथ ही में एक एक्स्ट्रा खर्चा भी बना था 5,000। क्या ये एसके इंडिविजुअल बैलेंस शीट में, सेपरेट बैलेंस शीट में क्या एडजस्टेड है? द आंसर इज नो। ये एडजस्टमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं है, अभी हमें करना है। तो क्या करेंगे सर? हम यहां पे 50,000 के गेन को ऐड कर देंगे और 5,000 के डेप्रिसिएशन को माइनस, क्योंकि वैल्यूज इसी टाइप से नई कैलकुलेट होकर आएंगी। तो अभी नई वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 4,35,000 की हो जाएगी। 4,35,000 की आपकी जो है वो वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, हमारी जो वैल्यू है प्लांट की वो हमने निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास प्लांट के अलावा फर्नीचर भी रीवैल्यू हुआ था, तो अब हम फर्नीचर को और देख लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यूज जो है हमारे पास क्या क्या बन के आती है उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्नीचर हमारे पास जो अवेलेबल है, आप देख सकते हो फर्नीचर का ऑलरेडी जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल था वो कितना रुपए का बैलेंस अवेलेबल है? सॉरी, क्वेश्चन कहां पे चला गया? 13th क्वेश्चन। ठीक है, फर्नीचर का जो अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास वो है 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी शामिल था और 17,000 रुपए एस की बैलेंस शीट में शामिल था। तो 1.5 लाख रुपए एच का और 17,000 रुपए एस का। लेकिन साथ ही में हमने इसे डाउनवर्ड वैल्यू किया था, तो 5,000 रुपए आपके माइनस भी किए जाएंगे। ठीक है, प्लस, लेकिन प्लस डेप्रिसिएशन के 750 सेविंग भी हुई है तो वो जोड़ दिया जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो 1,50,000 प्लस 17,000 माइनस 5,000 प्लस 750, तो ये बैलेंस बन जाएगा 1,62,750 फर्नीचर का बैलेंस। ठीक है, चलो अब आप इसका टोटल लगा सकते हो, 4,35,000 प्लस 1,62,750 यानी कि 5,97,750। ठीक है, ये हमारे पास हमारे पीपीई का बैलेंस आ गया। नंबर 2, क्या हमारे पास इसमें कोई इंटेंजिबल एसेट भी है? यस सर, गुडविल निकाली थी हमने। इंटेंजिबल एसेट्स में हमने गुडविल कैलकुलेट की थी। चलो, तो गुडविल कितनी निकाली थी आप देख सकते हो, यहां पे हमने गुडविल निकाली थी, यहां पे गुडविल निकाली गई थी 16,000 रुपए। ठीक है, गुडविल हमने निकाली थी 16,000। एक सेकेंड, लगता है मैंने आज फिर टोटलिंग मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 15 और 25 मैंने 35,000 ले लिया था। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो बैलेंस है ये 40 बनेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसे 35 ले लिया था,
तो ये 40 का ऐड करोगे तो ये आपका थोड़ा सा चेंज होएगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। ये भी 85 हो जाएगा फिर 40 प्लस 45 रिवैल्यूएशन गेन का। एंड जब आप इसे क्लासिफाई करोगे, आप इसे बांटोगे, तो यहां पे वैल्यूज थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो यहां पे बंटवारा होगा, आपको 85,000 का 80% मिलेगा यानी कि 68,000, और ऐसे ही माइनॉरिटी को मिलेगा 17,000। ठीक है, तो अब इनको अगर मैं यहाँ पे इस बैलेंसेस के हिसाब से लेता हूं तो ये यहाँ पे 68 आ जाएगा प्री का प्रॉफिट, और हेंस यहाँ पे आपकी गुडविल भी बदल जाएगी और गुडविल आपकी हो जाएगी यहाँ पे 12,000। ठीक है, तो टोटलिंग मिस्टेक थी, आई होप आपने तो पहले ही ठीक की होगी। और यहाँ पे ऐसे ही माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो भी 17,000 बन गया, तो ये 48,150 हो जाएगा। ठीक है, ये 17,000 बन गया तो ये 48,150 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपडेट कर लोगे इसे, आपकी बैलेंस शीट में जो हमने माइनॉरिटी की फिगर निकाली है ये भी 48,150 हो जाएगी, और हेंस यहाँ पे भी 11,99,750 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारी गुडविल जो आई है वो 16 नहीं आएगी, 12 आएगी। तो हमने ये रिकैलकुलेट कर लिया, एक टोटलिंग मिस्टेक थी जिसे हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा क्या आएगा। इसके अलावा सर कुछ भी नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्या अवेलेबल है। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यहां पे हम लिख लेते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने एस में कर रखी है वो फिर से यहां पे इंक्लूड नहीं होगी। जो इन्वेस्टमेंट आपने एस में कर रखी है वो इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज एस में जो शेयर कैपिटल थी आपकी, जो एस के प्रॉफिट में आपका प्री एक्विजिशन का हिस्सा था, और जो एस में आपकी गुडविल निकल के आई, ये सब एडजस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस इन्वेस्टमेंट के नाम पर। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ अदर इन्वेस्टमेंट देखनी है जो 440 और 150 की है, तो मिला के ये बन जाएगी आपकी 5,90,000। तो टोटल मिला के आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सारा काम हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बन जानी चाहिए पूरी, चेक कर लेते हैं। ये आ गया 11,99,750। ठीक है, चलो तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे मैच हो गई है। यही हमारा आई थिंक दूसरी तरफ बैलेंस आया था, यस 11,99,750। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आप समझ गए होंगे बैलेंस शीट को कैसे कंबाइन करना होता है। मेरे 3 एसेंशियल फिगर जो थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार मेरे पास वो तीनों आ जाए फिर मुझे किसी भी टाइप की कोई समस्या यहाँ पे सॉल्व करने में क्वेश्चन को नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट को कंबाइन कर सकते हो, एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ भी गई होगी। अब आप जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े वाले जिनमें एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो आप खुद से करके देख सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चंस अब मैं आगे नहीं करवाऊंगा, बिकॉज आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आप प्रैक्टिस कब करोगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन करके देखिए। हाँ, जो मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। हम हमारे मॉड्यूल से ही, जो आईसीए का मॉड्यूल है आपके पास, वहीं से क्वेश्चन करने वाले हैं। लाइक मुझे आपको बताना है कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनता है, मुझे आपको बताना है कि अगर लॉसेस चलते हो तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यूज को कैसे असरटेन किया जाता है। ये 2 मेन मुद्दे, और इसके अलावा अगर आपकी पॉलिसीज में फर्क हो होल्डिंग और सब्सिडरी की, तो कंसोलिडेशन के टाइम पे उन्हें कैसे यूनिफॉर्म किया जाता है वो मुद्दा। ये 3 चीजें मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद सब्सिडरी का कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा। फिर हम एक क्लास में एसोसिएट का कंसोलिडेशन और एक क्लास में जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसे, जो क्वेश्चंस है बड़े क्वेश्चंस जो आपके चाहे इलस्ट्रेशन की फॉर्म में हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, उन सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।